ओके जी, पेज नंबर 591, प्लीज़ पेज 591 पे आइएगा। एक सवाल आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5। कल बात थोड़ी सी हुई थी ईपीएस के बारे में, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट लगा के। आपको ये बात बताई गई थी कि ईपीएस का फॉर्मूला है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड कौन से वाला, इररिडीमेबल वाला, और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हुई थी कि प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इररिडीमेबल, यानी कि कैंसिलेबल या जिनको वापस करना नहीं होता, और इनकी जो हैसियत होती है वो इक्विटी की तरह की होती है, इसलिए हम इसको लिखते भी इक्विटी के नीचे हैं। और इसका जो डिविडेंड पे किया जाता है वो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके डेबिट होता है, और क्रेडिट तो डिविडेंड पेबल ही होना है बैलेंस शीट में जाके। दूसरा होता है जी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी हैसियत लोन की तरह होती है, क्योंकि ये वापस होना होता है, ये पैसे वापस करने होते हैं। तो चूंकि पैसे वापस करने होते हैं, लोन जैसी इसकी हैसियत है, तो इसलिए इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के नीचे लिखा जाता है। और इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंस कॉस्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह जो है वो लिखते हैं। ठीक होगी बात। अब जो फॉर्मूला है ईपीएस का वो असल में ये बताता है कि जो एक शेयर है उस पर आपने कितने पैसे कमाए। बात तो बड़ी सिंपल सी है कि आप अपनी अर्निंग्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि आपकी अर्निंग्स होती हैं, आपने उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होता है इररिडीमेबल वाला, क्योंकि आपने ये निकालना होता है कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी हैं, आपने ये बात निकालनी होती है। इसलिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इररिडीमेबल डिविडेंड जो है वो निकालना पड़ता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना पड़ता है, क्योंकि रिडीमेबल तो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका होता है। पता नहीं बात, फाइनेंस कॉस्ट में माइनस हो चुका होगा, फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर चूंकि माइनस नहीं हुआ होता, इसलिए हम उसको अलग से माइनस करते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अगर साल के दौरान कोई शेयर्स इशू हो जाए, बोनस इशू के फॉर्म में हो सकते हैं, या शेयर्स की तादाद किसी वजह से कम हो जाए या बढ़ जाए, जैसे शेयर स्प्लिट बताया था, या शेयर कंसोलिडेशन बताया था, या राइट इशू बताया था, जिनके बारे में आज सारी बात करेंगे। तो इन तमाम सिनेरियोज के अंदर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद जो है वो बदल जाती है, कम हो जाएगी कंसोलिडेशन के केस में, और बाकी केसेस में तादाद बढ़ जाएगी। अब जब एक नॉर्मली शेयर इशू होता है तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, यानी कंपनी एंट्री करती है डेबिट कैश क्रेडिट शेयर कैपिटल, ये एंट्री करेगी। तो अगर कंपनी कैश वसूल करती है तो ज़ाहिरी बात है अकॉर्डिंगली वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, और उससे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, अर्निंग्स बढ़ जाती हैं। लेकिन बोनस इशू, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, इस सूरत में कंपनी के पास ना पैसा नहीं आता कोई, लेकिन शेयर्स की तादाद बढ़ जाती है। अगर शेयर्स की तादाद बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल की ईपीएस हमने कैलकुलेट की होगी उसमें मिसमैच आ जाएगा। ये बात हमने कल देखी थी। और जब मिसमैच आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें पिछले साल की ईपीएस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात हमने अभी करनी है, इसके बारे में काफ़ी बात करेंगे अभी। तो पिछले साल की ईपीएस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर साल के दौरान आपने कोई शेयर्स इशू किए तो फिर हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है अपने शेयर्स को। अगर मिस जैसे कल हमने एग्जांपल की थी, यकम अप्रैल को शेयर इशू हो गए थे 5,000, ऐसे ही हुआ था कल। तो इसका मतलब है पहले 3 महीने आपके पास सिर्फ 5,000 रहे, और आखिरी 9 मंथ्स आपके पास 5,000 जमा 5,000 टोटल 10,000 रहे। तो फिर हम इसको एवरेज आउट कर देते हैं कि भाई वेटेड एवरेज कितनी है, जो कल हमने काम किया था, और उसकी बेस पे फिर हम ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और इसका फॉर्मूला था, डेट थी, डिस्क्रिप्शन थी, नंबर ऑफ शेयर्स थे, फ्रैक्शंस थे, और वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स थे, उसकी बेस पे हम ये काम कर लेते हैं। तो कल यहाँ तक बात हुई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात हुई थी कल स्प्लिट पे, कंसोलिडेशन पे, इन चीज़ों पे बात हुई थी, बोनस इशू पे। तो एक हमने डिसाइड किया था कि हम एक एनालिसिस बना लिया करेंगे जिसमें हम फॉर्मेट बनाएंगे बिफोर, ऐड या लेस, और आफ्टर, कि बोनस इशू से पहले कितने थे, कितना बोनस इशू हुआ, और बोनस इशू के बाद कितने हो गए। स्प्लिट और कंसोलिडेशन, इन तीनों की बात कल हमने की थी। इसी से आगे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और आज जो बातें हैं ना वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ बातें आपको कहूँगा कि बस आज सुन लें, क्योंकि आज थोड़ी सी हो सकता है ना ओवरडोज तो नहीं कहना चाहिए, ज़रा हैवी डोज आएगी। तो अगर आज ज़रा हैवी डोज आएगी तो इसलिए आधी बात आज समझ लेंगे, बाकी आधी बात कर लेंगे बोर्ड के ऊपर,
वो बात इंशाल्लाह जब आज थोड़ा सा आपको ज़रा सुकून हो जाएगा, संडे को आप आएंगे तो संडे को मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों किया था। ओके, काम चल जाएगा हमारा। आधी बात हम आज कर लेंगे, आधी बात आपको समझ आ जाएगी। बकाया जो आधी बात है ना, इंशाल्लाह वो फिर संडे को डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल हम कर लेंगे, सवाल हम कर लेंगे। तो आप अभी देखते हैं कि क्या होता है। लीजिए सवाल नंबर 5 पे आए। हो गया था ये सवाल। अ कंपनी हैड 12,000 ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑन यकम जनवरी 2015। कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ले जी, कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं 31 दिसंबर 15 में। यकम फरवरी 15 को 3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड वर इशूड। जिसके पास 4 थे उसको मजीद 3 दे के टोटल 7 कर दिए गए। यही बात है, जिसके पास 4 थे उसको मजीद 3 देकर 7 कर दिए गए। यकम अप्रैल 15 शेयर स्प्लिट वेयर एवरी 2 शेयर्स बिकेम 7। जी, 2 7 बन गए यानी कि 5 इशू किए गए, ऐसे ही है। ओके, और उसके बाद आए शेयर कंसोलिडेशन वेयर एवरी 5 बिकेम 4। तो 5 4 बन गए यानी 1 की कमी हो गई। तो भाई ये एक एनालिसिस है जो कि हम अभी बनाते हैं। तो यहां पर करते हैं जी वर्किंग 1। एनालिसिस हेडिंग बनेगी बोनस की, स्प्लिट की और कंसोलिडेशन की। बिफोर न्यू, या लॉस भी लिखते हैं, लेस भी लिखते हैं, एक ही बात है, लेस लिखते हैं वैसे। और क्या था, आफ्टर। आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ले जी, सबसे पहले 3 शेयर जो हैं वो इशू किए गए 4 के बदले। यानी गौर करें, जिसके पास 4 थे उसको मजीद 3 देकर 7 कर दिए गए। बताइए, बोले नहीं बोलेंगे? हाँ भाई, सब अच्छा है। ओके, उसके बाद आगे चलिए। शेयर स्प्लिट वेयर बाय एवरी 2 शेयर बिकेम 7। ये देखिए, 2 जो हैं वो 7 बन गए यानी कि 5 इशू किए गए। नहीं बोलेंगे? नहीं बोले, इसलिए यहां तक पहुंचे मैं। उसके बाद शेयर कंसोलिडेशन। शेयर कंसोलिडेशन वेयर एवरी 5 शेयर्स बिकेम 4। 5 जो थे वो 4 बन गए यानी 1 की कमी हो गई। बैलेंसिंग। ले जी, ये एक एनालिसिस था जो आपने बनाना था और वो बन गया। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सब अच्छा है? यहां तक सब अच्छा है, बस ठीक है, नोट करें। फिर सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। इतनी सी बात थी, ऐनी खबर डाली हुई थी आपने। जी मेरे भाई, क्या उसने मांगा हुआ है? ओ यस, यू आर राइट मैन, यू आर राइट। हमने तो वीडियो शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो नोट करें, वो भी निकाल लेते हैं। जी, यही बात हुई थी आपके साथ कि जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो इम्पैक्ट डालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा बिफोर के साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यू के साथ। ऐसी बात हुई थी। ओके, चले जी। रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट नहीं आई, किताब में लिखा हुआ है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तारीख, वजाहत, शेयर्स की तादाद। फ्रैक्शन की उर्दू क्या होती है? फ्रैक्शन की उर्दू क्या होती है? फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ही होती है, पता नहीं क्या होती है। और वेटेड एवरेज की क्या होगी? चलो जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लें जी, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग यकम जनवरी 15, 12,000 शेयर्स। यकम जनवरी 15, 12,000, 15,000, 12,000। कितना अरसे तक रहे अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, देखना पड़ेगा।
उसके बाद 1 फरवरी 15 को हमने बोनस इशू किया, 3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड। 1 फरवरी 15 बोनस क्या बताया था आपको, अगर यह तादाद निकालनी हो तो डिवाइड इससे मल्टीप्लाई इससे, यानी 3/4, 3/4 होगा ना, मल्टीप्लाई इससे डिवाइड इससे। बताइए जी 9000। भाई प्लीज खामोश हो जाए मेरे भाई, प्लीज खामोश हो जाए। 21,000। और यहां से हमें यह पता लगा कि ये 12,000 हमारे पास सिर्फ 1 महीना रहे। ऐसा ही है, क्योंकि उसके बाद 1 फरवरी को तो मजीद शेयर इशू हो गए, 21,000 हो गए थे, तो ये 12,000 हमारे पास सिर्फ 1 महीना रहे। 21,000 देखते हैं कितना अरसा रहे, अभी अगली बात देखते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल को क्या सानहा पेश आया, शेयर स्प्लिट हो गए भाई। 1 अप्रैल को शेयर स्प्लिट हो गए। इक्कीस हजार शेयर कितनों में स्प्लिट हुए होंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ही है 5/2। बोलिए 8400, 52,500, 52,500। बोलिए 73,500। और यहां से हमें पता लगा कि ये 21,000 हमारे पास कितना अरसे के लिए रहे, 2 महीने के लिए, इंटू 2/12। बताया था आपको भाई 9 के साथ ना लगा दीजिएगा, 21 के साथ ही लगाना है। ओके 21 के साथ लगाना है। और लास्ट में क्या है भाई जी मसला, और लास्ट में है जी 1 सितंबर 15, 1915 शेयर्स कंसोलिडेशन। जी 73,500 कितने कंसोलिडेट हुए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, 1/5। बोलिए 14,700। अच्छा ये माइनस होंगे प्लस होंगे, माइनस होंगे ना सर, कंसोलिडेशन में शेयर्स की तादाद कम हो जाती है। ओके शेयर्स की तादाद कम हो जाती है। बताइए 58,800। और यहां से पता लगा कि 73,500 कितना अरसा रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5/12। और बाकी बैलेंसिंग 58,800। ठीक है, जितने महीने रह गए होंगे हम कर लेंगे। लीजिए यहां तक नोट करें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहां तक पहुंच गए थे आप, बस यहां पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ओके बस यहां से आगाज है, यहां से आगाज है उन टेढ़ी मेढ़ी चीजों का। इसको बल्कि लिख ही लें 4/12, ऐसी बाद में फिर मसला ना हो। जी एक जुमला लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए प्लीज अपने पास, कहीं पे भी साइड पे इसी ईपीएस के सवाल के आसपास कहीं लिख लें, जगह बना के लिखिए जी। हम बोनस इशू शेयर स्प्लिट, हम बोनस इशू शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन, हम बोनस इशू शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन के केस में
ऐसे एज्यूम करेंगे जैसे ये शेयर्स हमेशा से ऐसे ही हैं, जैसे ये शेयर्स हमेशा से ऐसे ही हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ये है, जरा अब इस यहां से बात को ना गौर से सुनिएगा। टेढ़ी मेढ़ी बातें जो मैं आपको कहने लगा था ना, वो यहां से शुरू हो रही हैं। देखिए, 1 जनवरी 2015 तक क्या कोई बोनस इशू था? बोले, कोई बोनस इशू नहीं था, कोई शेयर स्प्लिट नहीं थे, कोई कंसोलिडेशन नहीं थी। 1 फरवरी को बोनस इशू हो गया, लेकिन तब तक स्प्लिट और कंसोलिडेशन नहीं थी। 1 अप्रैल 15 को शेयर स्प्लिट भी हो गए, लेकिन कंसोलिडेशन नहीं थी। और 1 सितंबर 15 को सारा कुछ ही हो गया। ऐसे ही है। अब यहां पर हम ये जो मैंने आपको भी जुमला लिखवाया, हम ये ज्यूम करते हैं कि भाईजान ये जो शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन और बोनस है ना, ये हमेशा से ऐसे ही हैं। अब आप जरा खुद सोचें कि ऊपर 12,000 शेयर हैं, नीचे आके वो 58,800 हो गए हैं। तो ये वेटेड एवरेज जो है ना, इस तरीके से ठीक नहीं निकलेगी जब तक मैं सारे का सारा इम्पैक्ट इक्वली स्प्रेड नहीं करूंगा। तो इसीलिए यहां पर हमें ये बात एज्यूम करनी पड़ेगी कि अगर ये शेयर कंसोलिडेशन 1 सितंबर को हुई है, तो भाई ये 1 सितंबर को नहीं हुई, इसका इम्पैक्ट हमें शुरू में भी डाल के चीज़ों को लाइक वर्सेस लाइक मैच करना पड़ेगा। क्योंकि 12,000 शेयर बिफोर कंसोलिडेशन है। जब कंसोलिडेशन हो गई या शेयर स्प्लिट हो गए तो शेयर्स की तादाद बढ़ गई, लेकिन वो शेयर्स की तादाद का इम्पैक्ट 12,000 पे नहीं आ रहा, तो वो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन है ही नहीं। तो इसीलिए हम लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन करने के लिए अपने जो ये तमाम शेयर्स हैं, इन पे पूरे का पूरा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक होगी बात? थोड़ी बहुत मुझे पता है आपको बात समझ आई होगी, थोड़ी बहुत इधर से गुजर गई होगी, लेकिन जितनी समझ आ गई है फिलहाल मुझे उतना ही चाहिए। ओके, तो बस इतनी बात तो समझ आ रही है सबको कि 12,000 के अंदर ना तो बोनस का इम्पैक्ट है, ना स्प्लिट का इम्पैक्ट है, ना कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट है। लेकिन जो 9,000 शेयर्स हैं या 21,000 की बात कर ले, इसके अंदर बोनस का इम्पैक्ट तो है, लेकिन स्प्लिट और कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट नहीं है। जो 73,500 शेयर्स हैं, उसके अंदर बोनस और स्प्लिट का इम्पैक्ट है, लेकिन कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट नहीं है। और जो आखिर में 58,800 है, इसके अंदर सबका इम्पैक्ट शामिल है। ये बात सबको समझ आती है ना? ये बात सबको समझ आती है। अब अगली बात, मैंने आपको जो जुमला लिखवाया कि हम इन तीनों केसेस में ये ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये हमेशा से ऐसे ही हैं। मुझे बताइए, क्या 58,800 के अंदर तीनों इम्पैक्ट शामिल हैं? तो इसका मतलब है इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं 73,500 पे। क्या 73,500 में बोनस का इम्पैक्ट शामिल है? बिल्कुल शामिल है। क्या इसमें शेयर स्प्लिट का इम्पैक्ट शामिल है? बिल्कुल शामिल है। क्या इसमें कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट शामिल है? कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन इसके बाद हुई है। तो भाई इसके अंदर कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। ओके, कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट डाल के इसको लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन में लाना पड़ेगा। ठीक होगी बात? तो वो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन में अब कैसे लेकर आए, इसके लिए फिलहाल आपको ये बता देता हूँ। इसकी अभी लॉजिक पे नहीं जाना, जो मैं आपको बता रहा था ना, आधी बात आपको समझ आ जाएगी, आधी भी जरा छोड़ दें, क्योंकि ये पहली बात ही ऐसी अजीब सी है कि अगर अगली बात मैं समझाने बैठा तो सारा गुडमुड हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ ये करना कैसे है। बाकी इसकी लॉजिक जो है ना, वो फिर जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक होगी बात? ओके, तो अब आपने बस क्या करना है, इंपैक्ट इसके अंदर कंसोलिडेशन का नहीं है, तो इसमें सिर्फ कंसोलिडेशन का इंपैक्ट डालना है। देखिए ये कंसोलिडेशन का कॉलम है, जैसे वो काम किया था ना, कुछ ऐसे ही काम करेंगे हम। डिवाइड इसके साथ, लेकिन अब मल्टीप्लाई इसके साथ। बस ये अभी बस समझ लें क्या ये मतलब ऐसे हुआ, ये बस ज़हन में रख लें। इसकी लॉजिक आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बता दी जाएगी। कभी कभार होता है ना, लॉजिक बड़ी हैवी किस्म की होती है, तो आधी पहले ही हैवी ज़रा आपको बात पहुंच गई हुई है, ज़रा उसको हजम कर लें। इसको बस फिलहाल ना ऐसे ही याद कर लें कि ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, बस इसकी लॉजिक क्या है बाद में देखेंगे। ले जी, अब इसके अंदर इंपैक्ट डालना है कंसोलिडेशन का, तो मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरे ही करते हैं, डिवाइडेड बाय 5। अब ये मल्टीप्लाई करने से ना, अब आप खुद सोच रहे होंगे पता नहीं ये कैसे हो गया, बस जैसे भी हो गया, मैं फिर कह रहा हूं जैसे भी हो गया, फिलहाल इसको छोड़ दें, लॉजिक आपको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4/5 करने से क्या होगा, हमारा जो ये इम्पैक्ट है कंसोलिडेशन का, वो इसके अंदर भी आ जाएगा।
यानी अब समझा जाएगा कि 73,500 भी कंसोलिडेटेड ही है। ठीक होगी बात? ओके नेक्स्ट। अब बताइए जरा 21,000 पे, 21,000 पे आइए और मुझे ये बताएं कि क्या 21,000 में कंसोलिडेशन का इंपैक्ट शामिल है? कंसोलिडेशन का अगर इंपैक्ट शामिल नहीं है तो सबसे पहले इसमें कंसोलिडेशन का इंपैक्ट एज इट इज शामिल करें 4/5। क्या इसके अंदर स्प्लिट का इंपैक्ट शामिल है? इन 21,000 में स्प्लिट भी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ले जी, अब इसके अंदर स्प्लिट और कंसोलिडेशन दोनों का इंपैक्ट आ गया, ये भी लाइक वर्सेस लाइक हो गया। अब आ जाए 12,000 पे। 12,000 में कंसोलिडेशन का इंपैक्ट शामिल है? नहीं, कर दें इंटू 4/5। क्या इसमें स्प्लिट का इंपैक्ट शामिल है? नहीं शामिल, तो कर दें। क्या इसमें बोनस का इंपैक्ट शामिल है? नहीं शामिल, तो ये भी कर दें मेरे भाई। 7/4 होगा ना? ओ नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा, वापस जाते हुए ऐसे ही चलना है। 7/4 होगा ना, वापस जाते हुए ऐसे करना है। ओके, ये ऊपर से नीचे आते हुए, ये नीचे से ऊपर जाते हुए। ओके, ऐसे ही है ना? ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, ये ब्लू लॉजिक समझ नहीं आई, लेकिन पता लग गया करना क्या है। ये तो पता लग गया ना करना क्या है, हुआ क्यों ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हो क्या गया ये तो समझ आ रही है ना? सब समझ तो सबको आ रही है। मल्टीप्लाई करें 12,000 को, आप मल्टीप्लाई करें, ये बल्कि मल्टीप्लाई करके लिखें और मुझे बताएं क्या क्या बनता है। पहले लिख लें अपने पास, फिर बताइए। हाँ भाई, ज़्यादा हैवी डोज तो नहीं था ये? बड़ा हैवी डोज था। अच्छा अच्छा, ये वो इंजेक्शन था जैसे दिल पे नहीं लगता ठड़म से? भैंसों को लगा दे यार, तो अजीब आदमी है। जी सर बताइए, मल्टीप्लाई करके पहले का आंसर 4900, 4,900, 9,800, 24,500, 19600। टोटल कर दीजिए। ठीक है, बराबर आ गए, उसके बराबर आ गए। चलो, बाय चांस हुआ ऐसे। ये तो आप बताएं हमेशा होगा कि नहीं? क्या कल जो शेयर इशू हुए थे वेटेड इसके बराबर थे? नहीं थे ना, कल 10,000 थे, बाय चांस हो गया ये। चले कोई बात नहीं, अगला सवाल करेंगे वहां पर देख लेंगे। जी मेरे भाई, परेशान क्यों होता है मेरा भाई? फिर वही बात, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं अगली क्लास में समझा दूंगा भाई, इधर ही है। अभी बस ये ब्लू वाला सवाल अभी ना करें मेरा भाई, प्लीज अभी ना करें। ये तो बात समझ आ गई ना कि इंपैक्ट नहीं होता, वो इंपैक्ट डालने के लिए, लाइक वर्सेस लाइक बनाने के लिए हम ये काम करते हैं। यहां तक तो बात समझ आ गई है ना? बस यहां तक रखें। ये मल्टीप्लाई करना अकाउंटिंग नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना मैथमेटिक्स है। ये मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ओके, तो ये मैथमेटिक्स है जो मल्टीप्लाई किया हमने वापस ले जाने के लिए। कोविड वाला भाई है मेरा, कोविड वाला है ना? कौन सी क्लास छोड़ी थी? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं? नहीं, कोई कोविड में कोई तो क्लास छुट्टी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक क्लास तो छुट्टी होगी आप लोगों की। कौन सी छुट्टी है? नहीं, जब कोविड आया था 2020 में तो आप कौन सी क्लास में थे? नहीं, आप कौन सी क्लास में थे तब? किस चीज की? अच्छा, वहां की तैयारी कर रहा था वो, नहीं वो तू यानी तैयारी कर रहा था कि कहीं तेरा नाम स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा सॉरी कैमरा लगा हुआ है, यानी वो तैयारी, वो इक्विटी वाली तैयारी। अच्छा, हो भी गया था। अच्छा, तो अभी कोई दोस्त यार तो नहीं है वहां पर? यार माफी दे दे यार, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ यार, ऐसा ना करिए जी। अच्छा अच्छा, तो आप ठीक है ठीक है, एनीवेज छोड़ें भाई, नोट करें। जी यहाँ तक सब अच्छा है भाई? ओके है। ले जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने है। जी क्या हुआ? कोई सवाल है? हाँ तो कोई बात नहीं, पैनाडॉल आ जाएगा आराम। सवाल नंबर 6 पे है, सवाल नंबर 6 पे आइए प्लीज।
सवाल नंबर 6 कहता है जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, एज्यूम फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स फॉर द करंट एंड प्रीवियस ईयर। 2014 पिछला साल है, 2015 ये वाला साल है। वो कहता है सबसे पहले 2014 की ईपीएस कैलकुलेट करो, उसके बाद 15 की ईपीएस कैलकुलेट करो अलॉन्ग विथ कंपैरेटिव्स। ओके, अब आपने नोट कुछ नहीं करना, बस आपने बोर्ड पे देखना सिर्फ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस 2014 की। अभी आप यहां पर खड़े हैं, ओके 2014 में आप यहां पर खड़े होंगे। ईपीएस 2014 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए जी 2014 में उसने कितना प्रॉफिट दिया हुआ सवाल में? 72,000। क्या हमारे पास कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है? नहीं है। और 2012 में अगर आप खड़े हो 2014 में, उस वक्त तो जिंदगी बहुत आसान थी, क्या ख्याल है? उस वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जी ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था। 2014 पे खड़े होके कुछ भी नहीं था भाई, सिर्फ 12,000 शेयर्स थे जो कि पूरा साल इशू थे। तो इसका मतलब है कोई इस तरह की फनकारी नहीं हुई थी। ये फनकारियां तो 15 में हुई है ना, आगे 14 में तो यही काम था, 14 में तो यही 12,000 थे। तो इसका मतलब है बस सिंपल 12,000 ही था। 14 वॉज वेरी सिंपल। क्या ये बात सबको समझ आती है? ओके, अब आप यहां से चलें और चलते चलते यहां पर पहुंच गए। अब आप पहुंच गए 2015 के एंड पे। जब आप 2015 के एंड पे पहुंचे तो आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपको ये हालात नजर आए ये हालात। तो इसका मतलब है कि अब सबसे पहले तो आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे 2015 की। ईपीएस 2015 फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इररिडीमेबल। ये पेपर में ऐसे नहीं लिखना आपने, ये PAR ये क्या लिखा हुआ है जी, पूरा लिखना है। ये WT क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये AVG क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। NO क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपने पूरा लिखना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो पूरी बात लिखा करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरा लिखा करें, इररिडीमेबल पूरा लिखा करें, क्योंकि आपका पेपर अभी पास नहीं है। जब पास होगा फिर नहीं मचाएं आप, फिर जो मर्जी करें जी। नहीं सर नहीं, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरी बात लिखेंगे। ओके 72, 15 में भी 72 ही है, नहीं बोलेंगे? क्या कोई डिविडेंड है? डिवाइडेड बाय 58,800, बोलिए 1.2 पर शेयर। और रेशियो एनालिसिस क्या कहता है? कंपनी के बेड़े गर्क हो गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या आपको कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हो रही? क्या गड़बड़ महसूस हो रही है आपको? मेरे ख्याल में ये कंपैरेटिव तो लाइक वर्सेस लाइक है ही नहीं। क्या ख्याल है? आप कहते हैं कंपनी की ईपीएस गिर गई, और आपके पास कहीं पैसे आए थे? सर आपने बोनस इशू किया, मुफ्त मारी लगी हुई है। ऐसे ही है, बोनस इशू में कोई पैसे नहीं आए आपके पास। शेयर स्प्लिट, कोई पैसे आते हैं आपके पास? सिर्फ शेयर्स की तादाद कम होती है या बढ़ती है? शेयर कंसोलिडेशन, कोई पैसे आते हैं? शेयर्स की तादाद बढ़ती है या कम होती है? वो यही काम होता है ना। तो इसका मतलब है बस शेयर्स की तादाद कम हुई है या बढ़ी है आपकी हरकतों की वजह से, वरना पैसा तो आपके पास कोई भी नहीं आया। या तो मैं मानता ना क्योंकि पैसा आया है जिसकी वजह से अर्निंग्स नहीं बढ़ी और हमारी ईपीएस गिर गई। सर पैसा तो आया कोई नहीं आपके पास। क्या बोनस इशू में कोई पैसे मिलते हैं आपको? क्या शेयर स्प्लिट में पैसे मिलते हैं? क्या कंसोलिडेशन में मिलते हैं? कुछ भी नहीं होता, बस शेयर्स की तादाद कम या ज्यादा होती है। तो बस वही हुआ है और इसकी वजह से आपकी ईपीएस गिर गई है और आप कंपनी को बातें लगा रहे हैं कि भाई आपने तो काम बेड़ेगर कर दिए। कुछ बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं है। क्या ये बात सबको समझ आती है? किसी को ना समझ आई हो? एनीवन? सबको समझ आ गई है? मैं मान ही नहीं सकता सबको समझ आ गई हो। समझ आ गई है सर? वो वाले भाई समझ आ गई है? तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 12,000 शेयर थे पिछले साल, और इस साल हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे हमें पैसे मिले हों। ये जितनी भी हरकतें, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन है, इसके बदले में सिर्फ शेयर्स की तादाद कम या ज्यादा होती है। आपको पैसा कोई नहीं मिलता, कंपनी को पैसा कोई नहीं मिलता। तो अगर कंपनी को पैसा कोई नहीं मिला, सिर्फ शेयर्स की तादाद बढ़ी है,
तो ये कह देना ज्यादती होगी कि कंपनी की ईपीएस जो है वो कम हो गई है, ये कहना ज्यादती होगी, क्योंकि शेयर्स ही बस बढ़े हैं। कौन सा कंपनी के पास पैसे आए थे जो आप कहते हैं कि भाई प्रॉफिट भी तो बढ़ाते हैं शेयर्स के, जैसे शेयर बढ़े हैं प्रॉफिट भी बढ़ाते हैं। तो सर हमारे पास तो बस शेयर बढ़े हैं, पैसा तो कोई आया नहीं था। तो इसका मतलब है हमें कंपैरेटिव को रीस्टेट करना पड़ेगा, कंपैरेटिव को रीस्टेट करना पड़ेगा। और रीस्टेट अब हम इसको कैसे करें, इसको रीस्टेट करने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल तरीका इसका यह है, फॉर्मूला तो वही है। हम एक काम करते हैं, पिछले साल की ईपीएस ये वाली उठाएं, और पिछले साल हमारे पास शेयर्स थे 12,000, यही थे, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको 4/5, 7/2 और 7/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मतलब होगा इसका? अगर मैं इस 12,000 के साथ 4/5 मल्टीप्लाई कर दूं और मैं 7/2 और 7/4, अगर मैं ये काम कर दूं तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने इन तीनों का इंपैक्ट पिछले साल भी डाल दिया है और ये ज्यूम कर लिया है कि पिछले साल भी ये सारा काम हो चुका था। यही किया ना मैंने, जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया था तो आपको यही बोला था कि ये मल्टीप्लाई करके मैं इसमें कंसोलिडेशन का इंपैक्ट डाल रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करके मैं इसमें स्प्लिट का इंपैक्ट डाल रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करके मैं बोनस का इंपैक्ट डाल रहा हूं। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं उसके साथ, इसका मतलब है मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि ये तीनों काम पिछले साल भी हुए थे। ओके, अगर तीनों काम पिछले साल हुए थे तो बताइए कि अब आपकी ईपीएस कितनी आती है? सॉरी, ले जी, अब ये बात हमें समझ आती है, क्योंकि अब ये लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन हो गया, वरना पहले लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं था। इसमें बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन का इंपैक्ट था, इसमें बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन का इंपैक्ट नहीं था। तो मैंने वो इंपैक्ट पहले इसमें डाला और फिर ईपीएस कैलकुलेट की। अब आप चेक करें कि अब ये ट्रू पिक्चर है और देखने वालों को पता लग रहा है कि कंपनी की ईपीएस में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉफिट पहले उतना था, आज भी उतना है, शेयर्स बड़े जरूर है लेकिन सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से, आपको पैसा कोई नहीं मिला। हां, अगर आपको कोई पैसा मिला होता ना तो फिर मैं मान लेता आपकी ईपीएस गिरनी चाहिए थी क्योंकि प्रॉफिट नहीं बढ़ा। अब चूंकि आपके वही शेयर्स के अंदर सिर्फ हरकतें हुई हैं और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हरकतें हुई हैं, और देख लें ईपीएस तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है आपकी हरकतों की वजह से। कुछ थोड़ी बहुत बात 40-50% समझ आ रही है? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ बल्कि हम रीस्टेटेड लिखते हैं, सॉरी रीस्टेटेड। बगैर कैश के शेयर बढ़ाने का कंपनी को क्या फायदा होता है? बोनस इशू में मैंने आपको बता दिया था कि बोनस इशू में आपको कभी कभार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में बोनस देना पड़ता है। ओके, और कभी कभार वैसे इंप्लॉइज को बोनस इशू करना पड़ता है, जो बात की थी ना शेयर प्रीमियम डेबिट वगैरह होता है, वो देना पड़ता है। तो वो तो चले समझे कंपनी की एक किस्म की जान ही छूट जाती है कि तो जान छूट गई। लेकिन ये स्प्लिट और कंसोलिडेशन जो मैं आपको है ना, मैं बात बता दूं, मैंने अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम नहीं देखा, मैंने ये काम नहीं देखा अभी तक कंसोलिडेशन स्प्लिट वाला। बहरहाल होता होगा कुछ ना कुछ। जी, किधर किधर उल्टा किया हुआ है? अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है, वो देखें, वो मैं बता देता हूँ। मुझे टेंशन हार्ट अटैक होने लगा था अभी कि यही मैं क्या हुआ, उल्टा हो गया सारा। देखें, ये 1.2 निकालने का ना वो दूसरा तरीका लिखा हुआ है कि बजाय इसके कि आप ये काम करें, आप ये भी कर सकते हैं। पिछले साल की ईपीएस उठाएं, इसको उल्टा दें हम, 2/7, क्या आंसर आता है? देखें क्या 1.2 आता है? तो उसने ये बताया हुआ है कि ये पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट करने का एक तरीका ये भी है। बजाय इसके कि आप पूरा फॉर्मूला लिखें, आप पिछले साल की ईपीएस उठाएं और इस फ्रैक्शन को इन ऑपोजिट करके तो मल्टीप्लाई कर दें, और बात भी दुरुस्त है। जाहिर बात है जब ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा ना, मैथ है ये सारा, दिस इज मैथमेटिक्स। कौन था मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन, किसने जाबिर बिन हैन? नहीं, वो तो केमिस्ट्री का था। अच्छा, ओके, आपका भी नाम आएगा कहीं, आप भी कोई अकाउंटिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाएं किसी पॉइंट की ताकि आपका नाम भी आए। क्या नाम है आपका? उमर, डॉक्टर उमर, पूरा नाम? डॉक्टर उमर अशरफ वो शख्स थे जिन्होंने ईपीएस में इस पॉइंट की बुनियाद रखी थी। नोट करें इसे। सर आप बैठ जाइए, मुझे तो सजा मिली है सर, आपको तो
अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। मैं करूंगा कि आप करेंगे? आप करेंगे, मैं करूंगा। अगस्त में तैयारी भी सारी मैं करूंगा, ऐसे ही है ना? पेपर में भी मैं जाऊंगा, क्वालिफाई भी मैं दोबारा से करूंगा, ठीक है? और आपकी सारी तनख्वाह भी मैं लूंगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, ऐसी की तैसी आप लोगों की। अमीर बंदे आप तक तो पहुंचते पहुंचते 5-6 लाख की तनख्वाह आपकी पहली लगी जानी है। गाड़ी कितने की हो जाएगी? कौन से वाली मेरे दोस्त? मेरे वाली कौन सी वाली? मैं किस में आता हूँ? किसमें? सिविक। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? उस पर तो मैं कभी आया ही नहीं। ऑडी? ऑडी बंद हो जाएगी तब तक, बनना ही बंद हो जाएगी। और बताएं, ऑल्टी चलेगी उस वक्त तक, सदाबहार। चलें जी, आइए, नोट हो गया? जल्दी करें मेरे भाई। फिर हमने अगला सवाल करना है, सवाल नंबर 7। इसी काम की प्रैक्टिस करेंगे अब। थोड़ी सी अजीब बातें, इससे जरा हम स्लो स्लो चल रहे हैं। ओके मेरे भाई? बाहर मुझे लगता है बारिश शुरू हो गई है। यस, ओके, पहुंच गई है बारिश। कौन कह रहा था यहाँ पे रहमत की बारिश नहीं होती? अच्छा, ये था। जी, क्या फरमाया मेरे भाई ने? यार बोलते ही नहीं। एसी चलवा दूं कि रुकवा दूं? स्लो करवा दें। यार असगर का नंबर है आपके पास? किधर गया वो? भाग गया वो बंदा? उसको मैंने कहा था, कैमरामैन को बुलाया, भाई खुद ही भाग गया। जी मेरे भाई, मौसम अच्छा है तो एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल कर दूं? कुर्बान जाऊं भाई पे। चाय के साथ समोसे होने चाहिए। 2 बजे का टाइम इसलिए है कि खाना खाना खा के आइएगा, उल्टी चीजें ना खाया करें। इतने समोसे बनाते नहीं ऊपर वाला। अच्छा, हम तोड़ के कर पीस कर लेंगे। असगर एसी का रिमोट है कि क्लास में आते? बस जिसका दा IMF पे लगता है वो IMF से मांगता है। आ गया मुझसे मदार। हाँ भी ऊपर चले गए ना, हाँ भी यही काम करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। सवाल नंबर 7 पे आइए। आखिरी क्लास में पियेंगे चाय? हाँ तो खाना खाएंगे, चले, ओके हो गया, डन करें। लेकिन सुबह 7:30 बजे कहाँ से बिरयानी मिलेगी यार? 2 बजे? भाई ने फुल प्लानिंग की हुई है। सवाल नंबर 7, पेज 591। एक्स कंपनी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 December। ऑन यकम जनवरी 2015 देयर वर 8,000 शेयर्स इन इशू। एक्स कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। ऑन 30 अप्रैल 2015 इशूड 8,000 नए शेयर्स फॉर ₹70 एट मार्केट प्राइस। लें जी, ये नए शेयर्स इशू हो गए हैं। ये एसी जरा हल्का कर दीजिएगा। उसके बाद ऑन 3 जुलाई 2015 अनाउंस बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ बोनस शेयर वॉज 31 जुलाई 2015। 3 जुलाई को हमने बोनस अनाउंस किया, लेकिन जो एंटाइटलमेंट डेट थी वो थी 31 जुलाई। याद रखिएगा कि हम एंटाइटलमेंट की बात करते हैं, हम एंटाइटलमेंट पे चलेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके। उसके बाद ऑन 30 सितंबर consolidated its shares such that every 9 shares were consolidated into 8 shares। 9 शेयर जो है वो 8 बन गए। टोटल अर्निंग्स इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 1.5 लाख। पिछले साल की, इस साल की अर्निंग सॉरी 1.5 लाख थी। और टोटल अर्निंग्स इन द ईयर 31 दिसंबर 14 वर 90,000। तो सर अगर आप 2014 में खड़े होंगे EPS निकालेंगे तो वो कुछ और होगी, लेकिन 2015 में आके जब 14 की EPS निकालेंगे तो वो कुछ और होगी। ऐसे ही है। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर ईयर 14 और 15 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। कितना टाइम लगाएंगे आप ये सवाल करने में? 5 मिनट, जल्दी करें सवाल, फिर हम बोर्ड पे करते हैं। जे एंटाइटलमेंट डेट होता है कि जिस दिन, बेसिकली एंटाइटलमेंट का सुन लें, होता ये है कि शेयर जो कंपनी के होते हैं ना वो हजारों लोगों के पास होते हैं, ठीक होगी बात।
अब जाहिर बात है बोनस शेयर किसको मिलेंगे, जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन जो शेयर्स जिसके पास थे उनको मिलेंगे। बेसिकली कंपनी एक डेट अनाउंस करती है कि इस दिन को जिस जिस शख्स के पास शेयर्स होंगे उसको बोनस शेयर मिल जाएंगे। वो डेट होती है एंटाइटलमेंट डेट, क्योंकि शेयर्स का खरीदो फरोख्त तो डेली बेसिस पे चलती रहती है, हज़ारों लोग बेचते हैं, हज़ारों लोग खरीदते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई 31 जुलाई तक जिन लोगों के पास शेयर्स मौजूद होंगे 31 जुलाई की तारीख पे उन सबको बोनस इशू मिल जाएगा। ये होती है एंटाइटलमेंट डेट। तो हमने हमेशा एंटाइटलमेंट डेट कंसिडर करनी होती है। जल्दी करें, 5 मिनट है आपके पास।
जी भाई, हो गया सवाल। जी भाई, हो गया सॉल्व। चलें बोर्ड पे करें अब। ओके, क्या आंसर आया आप लोगों के वैसे? 2014 की ईपीएस पहले कितनी आई है जी? 11, 11.25। और फिर 15 की ईपीएस कितनी आई है? 15 की ईपीएस बताएं कितनी आई है, वो बोले। यार अजीब लोग हैं, अभी कह रहे सवाल हो गया। चलिए जी, आइए सवाल करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने ईपीएस निकालनी है 2014 की। 2014 में हमारे पास 8000 शेयर्स थे और अर्निंग्स थी हमारे पास कितनी? 90,000। तो ईपीएस 2014 कितनी अर्निंग्स हैं जी? बोले 90,000। कोई हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है? शेयर्स 8000। कितना बताया आपने रुपीज़? 11.25 पर शेयर। ये 2014 की ईपीएस आ गई। लेकिन जब 15 पे आए तो ईपीएस 2015 कितनी अर्निंग्स हैं जी? 150,000। कोई डिविडेंड है, लेकिन शेयर्स में काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं और वो हम वर्किंग वन में देखेंगे। तो वर्किंग वन यहाँ पर आ गई, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारे पास ओपनिंग में कितने शेयर मौजूद थे? ओपनिंग में हमारे पास 8000 शेयर मौजूद थे, यकम जनवरी 2015 में। ओपनिंग 8000। उसके बाद अगली शेयर्स इशू 30 अप्रैल को जो शेयर इशू हुए, क्या ये बोनस वाले थे, स्प्लिट वाले थे, कंसोलिडेशन वाले थे? ये तो मार्केट वाले थे भाई, ये तो इन पे तो पैसे मिले होंगे हमें। ओके, इन पे तो पैसे मिले होंगे। तो 30 अप्रैल 15 को न्यू शेयर्स इशूड, और ब्रैकेट में वैसे ही जरूरत नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, मार्केट प्राइस वाले हैं ये, इस पे आपको पैसे मिले होंगे जी। कितने शेयर्स इशू किए हमने? 8000। तो टोटल शेयर्स हमारे पास हो गए 16,000। इसका मतलब है कि 4 महीने हमारे पास ये ओपनिंग पड़े रहे, ऐसे ही है। आगे चलिए, 30 अप्रैल के बाद 3 जुलाई को बोनस अनाउंस हुआ, 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। चले जी, एनालिसिस बना लेते हैं। वर्किंग टू 3 जुलाई को सर इशू नहीं हुआ, 3 जुलाई को डिक्लेयर हुआ है। ओके, एंटाइटलमेंट डेट थी 31 जुलाई।
ज़रा गौर कीजिए, मैंने यही बात आपको बताई थी एंटाइटलमेंट डेट क्या होती है। असल में शेयर्स जो होते हैं ना वो हज़ारों लोगों के पास होते हैं और शेयर्स की खरीदो फरोख्त तो डेली बेसिस पे चल रही होती है। अब कंपनी को कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगानी है ना कि भाई इस वक्त इस दिन जिस बंदे के पास शेयर्स होंगे उसको बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। ऐसा होगा तो वो कंपनी एक तारीख जो है वो बताती है कि भाई इस तारीख तक जिन लोगों के पास जितने शेयर्स होंगे उनको ना शेयर दे दिए जाएंगे। 3 जुलाई को फैसला हुआ और 3 जुलाई को लोगों को बता दिया गया होगा कि भाई हम बोनस शेयर देने लगे हैं, लेकिन बोनस शेयर उन लोगों को मिलेंगे जिनके पास 31 जुलाई की शाम 5 बजे तक शेयर्स होंगे। तो इंतजार किया जाएगा 31 जुलाई शाम 5 तक, जिन लोगों के पास शेयर्स होंगे उनको बुला के कहा जाएगा ये लो भाई शेयर्स। तो इसका मतलब है कि असल में तो शेयर्स इशू 31 को ही हुए होंगे, तो हमें फिर 31 ही लेना चाहिए, यहाँ पे 3 तो नहीं लेना चाहिए। ओके, तो 31 हम कंसिडर करेंगे। क्या बात हो रही थी? एनालिसिस की हो रही थी। बोनस बिफोर न्यू और आफ्टर। क्या फरमाते हैं भाईजान? 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। जी, जिसके पास 7 होंगे उसको मजीद 3 मिलेंगे, तो क्या 10 हो जाएंगे? क्या यही बात कर रहा है वो? यही बात कर रहा है। तो यहां पे हम 31 जुलाई बोनस शेयर्स 16,000 जो अभी हमारे पास है। हाँ जी, क्या करना है भाई? क्या करना है? डिवाइड मल्टीप्लाई इंटू 3/7। बोलिए 6857 और टोटल कितने हो गए? 22857। और यहां से पता लगा कि 16,000 कितनी देर थे? मई जून जुलाई, 3 मंथ्स। 3/12। अभी वापस भी आना है भाई, अभी तो जा रहे हैं, अभी वापसी का सफर भी है। ओके, चलें जी आगे चलिए। थर्ड पॉइंट, ऑन 30th September 15 consolidated its shares such that every 9 share was consolidated into 8 shares। ठीक है जी, कंसोलिडेशन सॉरी, 9 शेयर्स बन गए 8, यही कह रहा है। 9 शेयर्स बन गए 8 यानी 1 की कमी, ऐसे ही है। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा? 30 सितंबर को यह दुर्घटना पेश आई, शेयर्स कंसोलिडेशन 22,000, यार उससे अजीब सा नंबर आ गया, ठीक है ना, चेक कर ले। इनटू क्या करना पड़ेगा? 1/9। जी बोलिए 2540। और ये कम हो जाएंगे, बोलिए 20317। और जुलाई, अगस्त और सितंबर 2 मंथ्स ये रहे, और बकाया अब आगे तो कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स ये रहे। ले जी, एक काम तो हमारा हो गया। अब वापसी का सफर भी शुरू करना है। ओके, तो वो करते हैं। अभी यहां तक नोट करें, यहां तक मैच करें, सब अच्छा है, सब ओके है, चले ठीक है। अब वापसी के सफर में क्या होगा? शेयर कंसोलिडेशन 20,317 शेयर्स, इसमें सारे इंपैक्ट्स ऑलरेडी शामिल हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाएं, इस 22,857 के अंदर बोनस का एलिमेंट शामिल है लेकिन कंसोलिडेशन का इंपैक्ट शामिल नहीं है। तो क्या कंसोलिडेशन का इंपैक्ट शामिल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और वापसी का सफर कैसे होगा? वापसी का सफर होगा डिवाइड मल्टीप्लाई इंटू 8/9। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 से। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, हम सॉरी, 8/9 से। ओके मैन, और मैं तो कहता हूं आंखें बंद करके इस 8.9 को ऊपर ले जाए, सब पे तो लेके जाना ही है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, सब में इंपैक्ट शामिल करना है तो बस ठीक है। इधर आ जाइए 16,000 पे। इस पे ना तो कंसोलिडेशन का इंपैक्ट है ना बोनस शेयर का इंपैक्ट है, तो कंसोलिडेशन का इंपैक्ट डाल दिया। बोनस का इंपैक्ट कैसे डालना पड़ेगा? इस पे भी ये काम कर दें, सब ओके? कुछ कोई रह तो नहीं गया? हाँ भी तुम बताओ, कोई रह तो नहीं गया? अब तुम वो निकल आए हो तो कोई रह तो नहीं गया? चलिए जी बताइए। 0015 3386। भाई इज्जत रख लीजिएगा, गलत ना बता दीजिएगा। 5079
33865079 ये क्या लॉजिक है? ये बराबर, ये कोई बाय चांस हुआ ऐसे कि कोई देख ले एक दफा ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, चेक कर ले एक दफा दोबारा से, तो फनकारी तो नहीं लग गई कोई? नहीं, सब अच्छा है। चलें बोलें जी। 16930। हाँ जी, मैच हुए कि नहीं? वो बाय चांस मैच हो गए थे, वो नहीं, इन दो की बात कर रहा हूँ, वो बाय चांस फिर से सवाल में मैच हो गए थे, तो मैच नहीं होता, ये जरूरी नहीं है मैच हो। ले जी, अब 16930 मसला हल हो गया। बोलिए जी। 8.8 पर शेयर, यानी कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया है, ऐसे ही है? फिर क्या करूं? रीस्टेट करना पड़ेगा भाई। ईपीएस 2014 रीस्टेटेड, पिछले साल की अर्निंग्स 90,000 थी, और क्या करना पड़ेगा, पिछले साल 8,000 शेयर्स थे, इसके साथ बस ये ओपनिंग की फ्रैक्शंस लगा दें, 4/12 ना लगा दीजिएगा, 8/9 और 10/7। ये क्यों नहीं लगाया 4/12? ये 4/12 क्यों नहीं लगाया हमने? वो मंथ्स हैं भाई, वो 4/12 मंथ्स है, वो किसी का इम्पैक्ट थोड़ी है, वो मंथ्स है। बोलिए जी। यानी कि कुछ भी नहीं बदला, हमें लग रहा था वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला। नहीं, मैं फिर नहीं समझा आपका सवाल। हाँ जी, इसके क्यों निकाले? हाँ, तो इसके क्यों नहीं निकाले? इसमें जो इम्पैक्ट है वो शामिल नहीं है ना, इम्पैक्ट तो शामिल करना है इन सबका, इम्पैक्ट तो शामिल करना है। उसमें थे ही नहीं है, उसमें होता उसमें भी कर देते। आप कह रहे हैं कि ये 8,000 हमने पैसों के इशू किए, इसमें क्यों इम्पैक्ट शामिल किया? हाँ हाँ, बोनस ये वाला जी, इसमें आप कह रहे हैं कि हमने इम्पैक्ट क्यों शामिल किया? कंसोलिडेशन का किया। हाँ, फिर सवाल क्या है? ये नहीं, वो तो निकालने हैं ना। देखिए, पूरा अरसा के लिए बोनस शेयर तो नहीं ना रहे, ये तो सिर्फ 2 माह के लिए रहे, तो 2 माह का इम्पैक्ट आना चाहिए ना, पूरे 12 महीने का इम्पैक्ट थोड़ी डालना है इसके ऊपर, तो जितने अरसे के लिए थे उतने अरसे का ही डालना, क्योंकि हम वो असल में ये काम ना हम इंक्रीमेंटल की फॉर्म में कर रहे हैं, कि जैसे जैसे शेयर्स बढ़ रहे हैं हम उसकी बेस पे ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ओके, यहां तो कोई सवाल? चलें फिर आगे। ओके, ये खामोश खामोश है, अच्छी बात है। वैसे आपके ये दोस्त आज छुट्टियों पर रहा करें ना जरा, आप तो सुकून में रहते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको ऑनलाइन ही करा देते हैं, आप लोग तो सुकून करें ना, सबका एक एक दोस्त क्लास में, एक एक ऑनलाइन घर बैठा करें, और रिकॉर्डिंग करा दूंगा मैं, चुप तो कम से कम चुप करके तो बैठते हैं ना, वरना तो आपकी आवाज़ ही नहीं खत्म होती। संडे को तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, संडे को आएंगे आप लोग, मैं आऊँगा तो आप भी आएंगे, मतलब मैं सीए क्वालिफाई करके मैं ख्वार हो रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप ऐशी करें घर में, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है सर, कैंसल। इमोशनल करूँगा मैं, इमोशनल हम बात करते हैं, मतलब एक पास नहीं है, ऊपर से रिकॉर्डिंग करा दी, ऐशी नहीं खत्म हो रही। आइए पेज नंबर 608 पे आ गया वो, जिसका वक्त बदल गया, बात बदल गई, जिंदगी बदल गई। 608 सवाल नंबर 30। अल्लाह अकबर, पहुंच गए जी। राइट इशू ऑफ शेयर्स। जी मेरे भाई, क्या फरमा रहा है मेरा भाई? चले जी, राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू असल में होता क्या है जी? राइट इशू होता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कम कीमत पे शेयर जो है वो क्या करते हैं, वो इशू कर देते हैं। यानी आप उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास राइट है कि अगर शेयर 10 रुपये का मिल रहा है तो तुम 10 रुपये का ना लो, मेरे से 4 रुपये का ले लो, ठीक है? तो उसको भी फ़ायदा हो जाता है कि चलो ठीक है, मुझे मार्केट से शेयर सस्ता मिल रहा है, तो वो फिर उसको थोड़ा सा सस्ता ख़रीद के तो महंगा बेच के तो अपना काम कर सकता है। आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि कल हमने पूरा एक वो फॉर्मेट सा बनाया था शेयर इशू वाला, जिसमें सबसे पहले शेयर
इशू था शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी वाला था, फिर बोनस इशू था, फिर स्प्लिट था, फिर कंसोलिडेशन था, याद है कल बनाया था, और एंड पे राइट इशू बनाया था। ओके, वो ज़रा निकालिए, अगर सफ़े पे आप लोगों ने बनाया हुआ ज़रा निकालिए। देखिए, जब फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, ऐसा ही है। उसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन पिछले साल का भी रहता है और इस साल का भी रहता है। ओके, लेकिन जब बात होती है ना बोनस इशू की, स्प्लिट की, कंसोलिडेशन की और राइट इशू की, यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रा ना फेवर दे रहे होते हैं किसको? शेयर होल्डर को। यानी कि हमारे शेयर्स की तादाद तो कम या ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन अर्निंग्स में इजाफा उस हिसाब से नहीं हो रहा होता। उसकी वजह यह है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे होते। तो इसका मतलब है कि इस सिनेरियो में इस साल और पिछले साल का कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही कर देना गलत बात होगी। हमें पिछले साल को रीस्टेट कर देना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है आपको? और अगर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए हों मजीद पैसों के बदले, तो क्या पिछले साल को रीस्टेट करना ठीक है कि नहीं? अगर फॉर एग्जांपल 2014 के अंदर मेरे पास 5000 शेयर्स थे, 15 में मैंने मजीद 3000 पैसों के बदले इशू कर दिए, तो क्या 14 की जो ईपीएस है मुझे चेंज करनी पड़ेगी दोबारा से आके कि नहीं? और एग्जांपल को आगे ले जाते हैं। 1 लाख अर्निंग्स थी, 5000 शेयर थे, और ये बन गया कितना? 20 सॉरी 20 ही बनता ना, 20 ईपीएस आ गई आपकी 20। यहां पर आके आपकी अर्निंग हो गई 1,60,000 और शेयर्स हो गए 8,000। कितनी बनी? 20। अब बताइए, क्या मुझे पिछले साल की ईपीएस 15 में आके कंपैरेटिव के तौर पे चेंज करनी चाहिए कि नहीं? क्यों नो? क्यों नो? जी बिल्कुल, मैं नहीं चेंज करूंगा, नहीं चेंज करूंगा ईपीएस। ओके, तो ये ईपीएस चेंज नहीं होगी। उसकी वजह क्या है भाई? पिछले साल मेरे पास 5,000 शेयर्स थे, लोगों ने 5,000 लोगों ने पैसे दिए हुए थे और मेरे पास अर्निंग आ रही थी। मैंने मजीद 3,000 शेयर्स इशू किए, मुझे 3,000 के पैसे मिले, तो मेरी अर्निंग बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़ गई। तो नजर आ रहा है भाई कि मजीद शेयर्स इशू हुए पैसों के बदले, तो मेरी ईपीएस जो है वो क्या हो गई? वो उतनी की उतनी है। इसका मतलब है कि 3,000 शेयर्स के बदले जो पैसे मिले उनको मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करने के नतीजे में मेरी अर्निंग बढ़नी चाहिए थी और वो बढ़ गई। वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी जिस प्रोपोर्शन में पहले बढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि अगर पैसों के बदले शेयर्स इशू किए जाएंगे अगले साल में, तो पिछले साल का कंपैरेटिव चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन है। ओके, लेकिन अगर मैं अगले साल कोई बोनस इशू करूंगा तो मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा भाई। मैं कोई स्प्लिट करूंगा या मैं कोई कंसोलिडेशन करूंगा तो मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा। इवन राइट इशू के केस में मेरे पास पैसा तो आएगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि 10 रुपए का शेयर मैं 4 रुपए का दे रहा हूँ, तो 6 रुपए भाई वो किधर गए? वो किधर गए? हालांकि मुझे तो वो भी मिलने चाहिए थे, वो मिलते तो मेरी अर्निंग बेहतर होती। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये आप अपने फ्लो चार्ट के नीचे ही लिख लें कि जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है ना, जो नॉर्मली आप शेयर इशू करते हैं पैसों के बदले, इसमें कंपैरेटिव्स को चेंज नहीं किया जाता, कंपैरेटिव्स आर नॉट रिस्टेटेड। लेकिन जब बात होती है बोनस इशू की या स्प्लिट की या कंसोलिडेशन की या राइट इशू की, तो इन चारों सिनेरियोज में हमें पिछले साल का कंपैरेटिव चेंज करना पड़ता है। कंपैरेटिव्स आर रिस्टेटेड। सॉरी, कल मैंने बता दिया था। चले आज वो जरा बेहतर बात होगी ना, समझा दिया दोबारा से। बता दिया था कल, बता दिया था कल जी। क्या करूं? हाथ से विंड ऊपर करवा दें। सर हाथ जाता है या मैं करूं? इससे ऊपर ही है ये, इससे ऊपर नहीं होगा ये, इससे ऊपर होगा ये। अब ठीक है, चलें। यार तू भी शहजादा आदमी है यार, किसी हाल में खुश ना रही। ये बात सबको समझ आ गई? ओके जी, सफ़ा नंबर 608 पे आ जाइए। सवाल नंबर 30 डिस्कस करते हैं। मोमिन एंड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी 2016 देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू। On 1 November 16, Momin and Company made a rights issue to existing shareholders of 3 new shares for every 5 shares held at a price of ₹4.
फर्क क्या है, यहां पे थोड़े से पैसे आ गए, बोनस में, स्प्लिट में, कंसोलिडेशन में वैल्यू नहीं आती थी, प्राइस नहीं होती थी। ओके, यहां पे उसमें प्राइस ऑफ ₹4, ये एक नई एडिशन है। बाकी 3 फॉर एवरी 5, यानी 5 होंगे तो 3 बन जाएंगे, या 5 वाले में 3 का इजाफा होकर 8 बन जाएंगे। ये होगा भाई, 5 जिसके पास होंगे उसको मजीद 3 मिलेंगे तो आफ्टर 8 हो जाएंगे। ये काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में राइट इशू तो बिल्कुल ऐसे निकलेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसकी वापसी का सफर थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। ये वापसी उस तरीके से नहीं आएगा जैसे ये लोग आते हैं, तो वापसी का सफर किसी और तरीके से होगा। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज ₹10। वो कहता है जब राइट इशू किया तो 10 रुपए मार्केट प्राइस थी, और हमने 4 रुपए पे मार्केट 4 रुपए वैल्यू पे राइट दिया लोगों को कि अगर आप खरीदना चाहें तो 4 रुपए के खरीद लें। टोटल अर्निंग्स 1,1.5 लाख, टोटल अर्निंग्स 15,80,000। कैलकुलेट बुनियादी कमाई पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। कैलकुलेट द बुनियादी कमाई पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। तो क्या ये सवाल हम कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे। हम तो 12 सितंबर को भी बड़ा कुछ कर सकेंगे। पता क्या कब लगेगा? वो तो जाके अक्टूबर में पता लगेगा कि नवंबर में पता लगेगा। 2 अक्टूबर के 2 नवंबर, 2 नवंबर को यह पता लगेगा कि हमने 12 को क्या किया। नहीं, 12 को नहीं क्या किया, हमने पूरा सेशन क्या किया, यह पता लगेगा। कुछ लोगों ने एड्रेस भी जो है ना दोस्तों के घरों का दिया होता, लेकिन आप तो ऐसे नहीं है। कुछ ना एक पे नंबर भी ना दोस्त का दिया होता, लेकिन आप तो ऐसे नहीं है। कुछ लोगों ने घर बताया होता है कि हमारा पेपर पास हो गया, लेकिन आप तो ऐसे नहीं है। कुछ लोगों का भी पीआरसी फंसा होता है और घर कहते हैं आर्टिकल्स पे जा रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं है। ऐसे ही है ना? ओके, चलिए जी आगाज करते हैं। सबसे पहले, नहीं मिटाया मैंने, सबसे पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं पिछले साल की, 2015 की ईपीएस। ईपीएस 2015 बताइए जी, अर्निंग्स कितनी है 2015 की? 2015 में खड़े होके बताइएगा, अभी 16 में नहीं आए हम। 80,000। क्या कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं है। 2015 में शेयर्स बताइए। 10,000। और ईपीएस कितनी हो गई? ₹8 पर शेयर, यानी एक शेयर खरीदेंगे तो 8 रुपए कमाई हो सकती है आपकी, ये मतलब है इसका। और उसके बाद वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, 2016 ईपीएस 2016 जी। कितनी अर्निंग्स है? 1,50,000। देयर इज नो डिविडेंड, और वेटेड एवरेज शेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे वर्किंग वन से, जो हम यहां पर करेंगे। आ जाइए जी, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में 10,000 शेयर्स थे, यकम जनवरी 16 ओपनिंग शेयर्स 10,000। उसके बाद कब सानेहा पेश आया राइट शेयर वाला? यकम नवंबर 16 को, यकम नवंबर 16 को राइट इशू हुए। लेकिन कितने राइट इशू हुए, एनालिसिस बना लेंगे तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। वर्किंग टू हेडिंग बनाएंगे राइट इशू की, पहले नया नुकसान, बाद में। अकाउंटिंग उर्दू में होनी चाहिए थी, पता नहीं किसने अंग्रेजी में बना दी। ओके, बिफोर वो कहता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। देखिए, जिसके पास 5 होंगे मजीद 3 मिलेंगे तो 8 हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ आती है? गलत हुआ? अच्छा ओके, तो जिसके पास 5 होंगे मजीद 3 मिलेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक होगी बात? सब अच्छा है? और कुछ इशू हुआ यहां पर? और कोई इशू नहीं हुआ? ठीक है जी। तो 10,000 शेयर्स, वो तो किया ही नहीं हमने, वो हम करते थे डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड होते हैं फिर मल्टीप्लाई होते हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इंटू 3/5। बोलिए बोलिए बोलिए।
यार मेरा पेपर है। अजीब लोग हैं यार, एक तो मैं सुबह सुबह उठ के आता हूँ, ऊपर से कितना बनता है? 6,000। अब दिल में कह रहा है पैसे भी तो लेता है ना। यस सर। हाँ, दिल में तो कह रहा था ना, दिल में तो कह रहा था ना, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ था कि तू दिल में ये सोच रहा है। जी 16,000। और यहां से पता लगा कि तकरीबन 10 महीने हमारे पास ये शेयर मौजूद रहे। 10/12। ओके। यार भाई कोई गलती होगी तो माफी, मैं पहले बता रहा हूँ। तू बड़ा बड़ा आदमी निकला है ऐसे, मैं तो इजी लेता था भाई को। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ले जी, और इसके अलावा कुछ? इसका मतलब है कि बकाया 2 महीने यही शेयर्स रहे। ओके। ओके मेरे दोस्त, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई? इसके अंदर राइट का इंपैक्ट शामिल नहीं है इस 10,000 में। तो क्या राइट का इंपैक्ट शामिल करना पड़ेगा? सर पुरानी कहानी तो ये कहती है कि यूं कर दो, पुरानी कहानी तो यूं कहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है भाई, कहानी में ट्विस्ट है। ये काम अब नहीं करना, राइट इशू के केस में ये काम नहीं होता। मुझे बताइए कि मेरे पास शुरू में 5 शेयर्स थे, मजीद इशू हुए 3। क्या ये बात सबको समझ आती है? और टोटल हो गए 8। सवाल में उसने बताया हुआ है, पॉइंट नंबर तो नहीं लिखा हुआ जहां पर राइट इशू की बात कर रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज ₹10। मैं कह सकता हूं कि पहले जो 5 पड़े हुए थे वो इंटू 10 50 के पड़े हुए थे। ओके। और जो नए 3 आए हैं वो कितने पे आए हैं? ये 12 पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल अब 8 शेयर 62 के पड़े हुए? और अगर मैं इन 62 का यहां पे एवरेज निकालना चाहूं तो निकल सकती है? कितना बनता है? ये बात सबको समझ आई है? ये बात सबको समझ आ गई है कि मेरे पास जो पहले राइट इशू से पहले 5 शेयर्स थे वो 10 रुपए के हिसाब से थे। उसने सवाल में बताया कि मार्केट प्राइस ये थी, तो 50 रुपए के थे। उसके बाद मजीद 3 शेयर्स मेरे पास आए राइट इशू वाले, और राइट इशू मैंने 4 रुपए पे किया था, 12। तो इसका मतलब है टोटल 862 के हो गए। तो मैंने एक एवरेज आउट कर दिया कि एवरेज मेरा रेट 7.75 है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 7.75 है ना, इसका एक नाम होता है, और वो नाम है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक होगी बात? अब ये क्या होती है वो तो आपको पता लग गया कि ये एवरेज होती है। जब भी आप नया राइट इशू कम रेट पे करते हैं तो एक एवरेज नहीं निकलती है, उसको बोलते हैं। लेकिन अगली बात, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि ये मैं आपको अगली क्लास में इसके लॉजिक बताऊंगा कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक वापसी का सफर आपको ये पता लग गया करना कैसे है, लेकिन हम ये क्या मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स क्या है वो बात अभी हमें समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, खैर है, वो मैथमेटिक्स समझा दूंगा मैं। अब यहां पे जो वापसी का सफर है ना, वो इसको डिवाइड और इसको मल्टीप्लाई करके नहीं होगा। वो फिर किसको होगा? वो फिर किसको होगा? ये सफर होगा इसको और इसको देखते हुए। ओके। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़रा बेहतर कर दूं ना, इस वाली चीज़ को, तो ज़रा बात ना ज़रा लाइन में आ जाएगी, तो समझ आ जाएगी। इसको यूं करते हैं, 7.75, और ये कैलकुलेट कैसे हुआ? 62/8, यूं कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है जी? वापसी का सफ़र होगा शुरू यहां से, डिवाइड और मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई इससे, डिवाइड इससे। ये वापसी का सफर है, राइट शेयर का ऐसे होगा। अब ये क्यों है? ये लॉजिक मेरे पे उधार है, ये लॉजिक मेरे पे उधार है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 7.75 कर रहे हैं, ये मैंने आपको वजह बतानी है। अभी फिलहाल इसको ऐसे चलने दें, अभी फिलहाल इसको ऐसे चलने दें। सर ये जरा ऐसे ही बंद करवाइएगा। दोस्त सबसे पहले ये बताएं, मोबाइल बच गए? नहीं सर, हमारे पास 14 प्रो मैक्स है, वाटर प्रूफ है सर वो।
असगर यार वो रिमोट है कि क्लास में आइएगा, ये कैसी हो रहा है, लीक हो रहा है, जल्दी आ। ओके जी, ओके मेरे भाई, तो हम कहाँ पे थे? मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डिवाइड करेंगे इससे। तो ये देखिए प्लीज, तो देखिए इधर, इसमें इंपैक्ट शामिल करना है मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 7.75। तो सर राइट इशू की वापसी का सफर उसकी कीमत पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं होगा। ठीक है जी, सब अच्छा है? ओके चलें जी, सवाल खत्म हो गया? खत्म हो गया सवाल, बताइए जी। 10753, ये बता दीजिए। 266 और टोटल बता दीजिए। 13420। 13420, 13420। ओके जी मेरे दोस्त जी, 13420। बोलिए जी, ईपीएस कितनी है? 11.18। खामोश हो जा मेरा भाई, खामोश हो जा। और उसके बाद रीस्टेट करनी पड़ेगी क्योंकि हरकत हुई है राइट इशू की वजह से। 10 रुपए मिलने चाहिए थे, 4 रुपए मिले हैं, 6 रुपए का गैप है जिसकी वजह से हमें रीस्टेट करनी पड़ेगी। हालात वो नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। बताएं जी, 80,000 थी जीरो, और पिछले साल के शेयर्स देखें 10,000 थे। अब क्या करूं? ओपनिंग में 10/7.75 से डिवाइड कर दूं। बोलिए, ईपीएस 6.2। तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? इसका क्या मतलब हुआ? ये इतना ज्यादा ईपीएस बढ़ कैसे गई? ये ईपीएस बढ़ कैसे गई भाई? ये ईपीएस इसलिए बढ़ी कि राइट इशू की वजह से थोड़े बहुत तो पैसे मिले ही आपको, थोड़े बहुत पैसे मिले और आपने उससे अन्नी मचा दी। 80,000 से 1.5 लाख पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छी का तकरीबन दुगनी हो गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुगनी, पूरी तो नहीं, ठीक होगी बात। तो सर राइट इशू की बात भी आपके साथ हो गई। यहां तक किसी का कोई सवाल? तो आज हमने वापसी का सफर देखा कि वापसी का सफर किस तरह का होगा। बड़ा भयानक सफर होगा वापसी का, ऐसे ही है। ओके ले जी, अब मुलाकात आपसे करेंगे इंशाल्लाह 2 बजे। आपके साथ शुरू करेंगे वहां पे एक क्वेश्चन बैंक का सवाल करेंगे, एक हैवी किस्म का सवाल। और उसके बाद जो ये अच्छा ये सुन लें, जाते जाते एक बात सुन लें। ईपीएस जो है ना वो बेसिकली हम दो तरह से दो तरह से तो नहीं कहना चाहिए, एक दो टाइप्स कहले होती हैं। एक होती है बेसिक ईपीएस, एक होती है डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी हमने सारा काम बेसिक ईपीएस वाला किया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्वेश्चन बैंक का सवाल करेंगे। वो कर दिए बंद, खुद ही कर दिए। वो बता दीजिएगा उनको कि ये नईम साहब को कहीं हो रहा है। तो बेसिक ईपीएस का सवाल अभी हमने किए हैं सारे। अभी अगली क्लास में डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करेंगे कि ये होती क्या है और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक होगी बात? बेसिक ईपीएस में कोई थोड़ा सा अबूर हासिल होना शुरू हुआ आप लोगों को? कोई थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आई? बस इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके सवाल शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको एग्जाम लेवल का ग्रिप भी आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो करना है हमने, ये तो अब अगली यही प्रैक्टिस ही चलनी है, संडे तक प्रैक्टिस ही चलेगी इसकी। 2 से 4 इंशाल्लाह, 2 से 4। यार मेरा भाई प्लीज आ जाइए यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हुक्म नहीं कर रहा तुझे, मैं रिक्वेस्ट। यार मेरे भाई का जो दिल करता है तू उससे कैंटीन खरीद ले पूरी यार, मैं पैसे दे दूंगा, कोई मसला नहीं, तू मुझे बस कुछ ना कही। ठीक है जी, चले 2 बजे आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।